नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव को जिस तरह से मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार के करीब जाते हुए महसूस किया जा रहा है, वहाँ भूपेश बघेल कहीं ना कहीं परेशान हो गए। उन्हें लग रहा है कि उन्हें हाशिए में डालने के लिए कुछ नई रणनीति की जा रही है। इसके लिए भूपेश बघेल ने पहले तो नक्सलियों के सफाई के लिए कोरेगुट्टा की पहाड़ियों में जिस तरह का अभियान चलाया गया, उस पर उन्होंने उंगली उठाई। उसके बाद उन्होंने हद कर दी। ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उसे साफ तौर पर भूपेश बघेल नकार रहे हैं, उसकी सफलता से इंकार कर रहे हैं। भूपेश बघेल का यह गैर जिम्मेदाराना और एक तरह से देश विरोधी बयान सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है। लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को खुश करने के लिए भूपेश बघेल इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, आप लोग अग्री हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा, हाँ या ना? मैंने पहले आपको कहा कि यदि 26 लोग की जाने गई है, वो 4 या 5 जितने भी आतंकवादी रहे पकड़े गए क्या? यदि पकड़े नहीं गए हैं तो आपके ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल मानेंगे आप? कोई भी भावनाओं से भरा हुआ संवेदनशील व्यक्ति होगा जिसे भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम पर गर्व होगा, उसे तो शायद यकीन नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का कोई 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो और इस तरह की देश विरोधी भाषा बोल रहा हो। दरअसल बदले हुए हालात में जिस तरह से कांग्रेस का वामपंथीकरण हुआ है, भूपेश बघेल कहीं ना कहीं ऐसे बयानों से खुद को लगातार सुर्खियों में रखना चाहते हैं। गौर करने वाली बात है कि भूपेश बघेल के समकक्ष टीएस सिंहदेव, जो कि छत्तीसगढ़ में जहां अरबों रुपए का दवा और उपकरण खरीदी मामले में घोटाला हुआ, ये पूरा घोटाला टीएस सिंहदेव के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहते हुआ, उस वाले मामले में अभी तक टीएस सिंहदेव से कोई पूछताछ नहीं हुई है और न ही नोटिस दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव को आगे बढ़ाने की एक खास राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा तो इस बात की भी है कि भारतीय जनता पार्टी के खास रणनीति के तहत टीएस सिंहदेव से यह पूछताछ नहीं हो रही है। जितनी मुंह उतनी बातें कहने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं। भारतमाला परियोजना वाले मामले में जिस तरह से जमीन मुआवजा घोटाला हुआ, साफ तौर पर यहाँ कांग्रेस के कई दिग्गज फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का जब छत्तीसगढ़ में शासन था, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उनके करीबियों का भी नाम आ रहा है। भूपेश बघेल का पाटन में जो गृह ग्राम है कुरुड्डी, उस गाँव की जमीन के तार भी भारतमाला परियोजना से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे ढेर सारे मामले हैं जहां साफ तौर पर भूपेश बघेल उनके करीबी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चरणदास महंत है कि बार बार वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच से परहेज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी है, भूपेश बघेल को भी है। लेकिन चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं और जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व भूपेश बघेल से दूरियां बना रहा था, तो लगातार भूपेश बघेल ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे वो किसी न किसी बहाने सुर्खियों में बने रहे। भूपेश बघेल से जुड़े हुए तमाम लोग अभी चुप हैं, गौर कर रहे हैं, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पहले तो कोशिश हुई कि भूपेश बघेल अपने करीबी गिरीश देवांगन के माध्यम से राजीव गांधी युवा मितान क्लब को पुनर्जीवित करे, लेकिन अंदर ही अंदर गुपचुप जो कुछ भी चल रहा था, पार्टी आला कमान की नजर इस पर पड़ गई। भूपेश बघेल को अच्छी तरह से समझाया गया कि पार्टी लाइन से अलग जाने का नतीजा क्या होता है। तब तो भूपेश बघेल को बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई। लेकिन बदले हुए हालात में जिस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो कुछ भी अंदर खाने चल रहा है, यहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस गुट के नेतृत्व में क्या काम किया जाए। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी जरूर हैं, लेकिन वो वही करते हैं जो कि दिल्ली उन्हें आदेश देता है। देवेंद्र यादव का एक अलग गुट बनना तैयार हुआ, वो फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उन्हें जेल में रहते हुए राहुल गांधी के करीबी होने का इनाम मिला। वैसे किसी और राजनीतिक दल से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस में कुछ भी संभव है। इन दिनों जिस तरह से गांधी परिवार कांग्रेस को चला रहा है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और खासकर केंद्र में जहां राहुल गांधी है, राहुल गांधी लगातार देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी कांग्रेस की छवि तय हो रही है। बिहार दौरे पर गए राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, इसे आप गौर से देखें और महसूस करें कि आम कांग्रेसियों पर इसका क्या इंप्रेशन पड़ रहा होगा। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें
जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। 55 साल के राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी भाषा वो देंगे तो उन्हें सुर्खियां मिलेगी। शायद इन्हीं का अनुसरण उनके बाकी नेता भी कर रहे होंगे। राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस के सर्वोच्च पद में बैठा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो एक तरह से कांग्रेस का मालिक है, सुप्रीमो है। कहने को तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन होता है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राहुल गांधी के सामने क्या हैसियत है, कुछ चित्रों से देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है, किस तरह से एक परिवार को खुश करने के लिए भूपेश बघेल जैसे हल्की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जानबूझकर सेना के शौर्य को अपमानित करने वाली ऐसी भाषा से आखिर भूपेश बघेल क्या संदेश देना चाहते हैं, उनकी मंशा को समझाने के लिए छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल को आईना दिखाते हुए साफ तौर पर लिखा है कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के विरुद्ध भूपेश बघेल जी की ऐसी हल्की बयानबाजी यह दिखाता है कि वह बुरी तरह हीनता बोध से ग्रस्त है। देश हित से जुड़े इतने बड़े विषय पर इस तरह का मजाक उड़ाने का अर्थ यही है कि पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की यह जीत पूर्व सीएम पचा नहीं पा रहे हैं। क्या कांग्रेस नेता यह कहना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत चला अभियान सुनियोजित नहीं था या अव्यवस्थित था, या सेना ने योजना सही नहीं बनाई थी, कि संसाधनों का प्रबंध सेना ने सही नहीं किया था? कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर इस तरह मजाक बनाते हुए भूपेश जी ने यह कहा था कि वहां केवल कौवे मरे हैं। जनता ने उस भद्दे मजाक का माकूल जवाब भी दे दिया है उन्हें। हमारे सैनिकों के शौर्य पर सवाल खड़ा करते रहने की परिपाटी बंद होनी चाहिए, यह राजनीति का विषय नहीं है। कई बार एक व्यंग्यात्मक प्रश्न खड़ा किया जाता है, यदि आदमी और सुअर की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? तो समझदार यही बताते हैं कि सुअर ही जीतेगा, क्योंकि आदमी के तो कपड़े खराब होंगे, सुअर का भला क्या बिगड़ जाएगा। यानी कहने का आशय यह है कि जहां गंदे विचार वाले लोग हों, जिनकी मति मारी गई हो, जो मूड हो, उनसे आप बहस करोगे तो हार आपकी ही होगी। बदले हुए हालात में बदली हुई राजनीति को देश की जनता भी समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं, और साथ ही आपसे आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, जिससे देश और समाज का भला होगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।